नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू शुक्रवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर नागपुर पहुंचे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ श्री नायडू की अगवानी की। उपराष्ट्रपति तिरुपति से वायुसेना के विशेष विमान से या हवाई अड्डे पर पहुंचे और सीधे राजभवन के लिए रवाना हुए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज नागपुर स्थित राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा अधिकारियों के 74वें बैच के लिए भर्ती प्रशिक्षण के समापन समारोह को संबोधित किया। Citizen-friendly initiative very well so far. With time, I'm sure it will all become even better. There is always scope for improving. Always aim to make it better and better. We must have patience to serve the nation. This is a mission that you have been given. This mission should not have any aspect of omission. There should not be any omission or give any remission. That is possible and you have the passion in this profession because this is a national service. Keep that in mind every day before you go to bed. Think, review what you have done and then always think about improving it. And if you are sincere, hard-working, and open to ideas, it is not difficult. You can achieve your goals. पुलिस आयुक्त मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में आज उप मुख्यमंत्री अजित पवार और गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल के हाथों कमिश्नर ऑफिस के नवनिर्मित पुलिस आयुक्त मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री नितिन राउत सहित सभी 5 जोन के प्रमुख उपस्थित रहे। बता दें कि 26 सितंबर 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आयुक्त मुख्यालय की नींव रखी थी। 4 एकड़ जमीन पर 110 करोड़ रुपए में बने इस 7 मंजिला बिल्डिंग में शहर आयुक्त के साथ ग्रामीण पुलिस के आयुक्त 4 एकड़ जमीन पर 110 करोड़ रुपए में बने इस 7 मंजिला बिल्डिंग में शहर आयुक्त के साथ ग्रामीण पुलिस के पुलिस अधीक्षक का भी कार्यालय बनाया गया है। भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु की सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें उन्होंने आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका की मदद करने के लिए केंद्र सरकार से इजाजत मांगी है। इस प्रस्ताव में राज्य सरकार की ओर से इस मामले में सकारात्मक रूप से विचार करने का आग्रह किया गया है। दरअसल तमिलनाडु सरकार श्रीलंका को भोजन, दवाएं और अन्य जरूरी सामग्री जैसी वस्तुएं भेजना चाहती है, जिसके लिए मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की सरकार ने प्रस्ताव जारी कर केंद्र सरकार से इजाजत मांगी है। सीएम स्टालिन द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव को तमिलनाडु विधानसभा में अन्ना द्रमुक और भाजपा सहित सभी विपक्षी पार्टियों ने सर्वसम्मति से पारित किया है। मुख्यमंत्री ने पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने विदेश मंत्री S. जयशंकर के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा की थी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इसलिए मैं इस प्रस्ताव को पेश करने में विवश हूँ। बता दें कि प्रस्ताव में तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि उन्होंने श्रीलंका में बच्चों के लिए 40,000 टन चावल, कई प्रकार की जरूरी दवाएं और करीब 500 टन मिल्क पाउडर भेजने का फैसला किया है। सीएम ने कहा कि हम इन सामानों को भेजने की स्थिति में है। दरअसल तमिलनाडु सरकार यह सहायता सीधे तौर पर नहीं भेज सकती, इसलिए विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से अनुमति मांगी गई है। ये सहायता श्रीलंका में भारतीय दूतावास के माध्यम से वितरित की जाएगी। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली सरकार ने बिजली की कटौती में इजाफा होने की आशंका जताई है। राजधानी के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को पैनिक बटन दबाते हुए कहा कि कुछ पावर प्लांट में एक दिन का ही कोयला स्टॉक बचा है। इससे पहले गुरुवार को ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि दिल्ली को मिलने वाली बिजली आपूर्ति में कमी आई है और इसके चलते निर्बाध सप्लाई जारी रख पाना संभव नहीं होगा। उनका कहना था कि यदि दिल्ली को मिलने वाली बिजली की सप्लाई में यदि कमी जारी रही तो फिर मेट्रो और अस्पतालों के संचालन में भी समस्या आ सकती है।
सत्येंद्र जैन ने राजधानी में बिजली की स्थिति को लेकर कहा कि ऊर्जा का कोई बैकअप नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर नहीं किया जा सकता, इसका तो हर दिन उत्पादन होता है, कोयला स्टोर किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में कोयले का स्टॉक 21 दिनों के लिए होता है, लेकिन एनटीपीसी दादरी और ऊंचाहार में महज 1 दिन का ही कोयला स्टॉक बचा है। ऐसे में बिजली की निर्बाध सप्लाई में समस्या आ सकती है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि कोयले की सप्लाई सुनिश्चित की जाए ताकि बिजली की कटौती की स्थिति पैदा न हो। पटियाला में हुई हिंसा की घटना पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पटियाला में झड़प की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने डीजीपी से बात की है कि इलाके में शांति बहाल कर दी गई है। सीएम ने कहा कि हम स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और किसी को भी राज्य में अशांति पैदा नहीं करने देंगे। पंजाब के पटियाला में 2 अलग अलग धर्मों से जुड़े संगठनों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। ये टकराव जुलूस निकालने को लेकर हुआ। पुलिस के रोकने पर एक समूह ने उस पर पथराव कर दिया, दूसरे ने तलवार से हमला किया। पुलिस के मुताबिक दोनों समुदायों के पास जुलूस को निकालने की इजाजत नहीं थी। इस पूरी घटना में एसएचओ चोटिल हुए, वहीं 3-4 जवान भी घटना में घायल हुए हैं। तनाव की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। पुलिस स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश में जुटी हुई थी। दोनों समुदायों के बीच लोगों को धार्मिक स्थलों पर वापस भेज दिया गया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद बुधवार शाम तक धार्मिक स्थानों से लगभग 11,000 लाउडस्पीकर हटा दिए गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी धार्मिक स्थलों पर की गई कार्रवाई पर उन लोगों ने सवाल उठाया है जो रमजान के पवित्र महीने में इस कदम को मुख्य रूप से मस्जिदों पर निशाना साधना मानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 अप्रैल 2022 को निर्देश दिया था कि धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकर जोर से नहीं बजने चाहिए और उसकी आवाज़ सिर्फ उस परिसर तक ही सीमित रहनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि माइक्रोफोन नहीं लगाए जाने चाहिए और धार्मिक स्थानों पर नए लाउडस्पीकर लगने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का आदेश 24 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था। इस संबंध में जिलों से 30 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट तलब की गई है। बुधवार को गृह विभाग ने पुलिस से लाउडस्पीकर को हटाने का निर्देश दिया और कहा कि राज्य भर में जिन धार्मिक स्थानों पर शोर सीमा मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं वहां से लाउडस्पीकर हटा दिए जाए, जिसके बाद सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य के विभिन्न धार्मिक स्थानों से कुल 10,923 लाउडस्पीकरों को हटा दिया गया और 35,221 लाउडस्पीकरों की आवाज़ बुधवार की शाम 4 बजे तक उसके मानदंडों के मुताबिक कम कर दी गई थी। राज्य के गृह विभाग ने बताया कि आगरा, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी सहित राज्य के 8 जोनों एवं 4 कमिश्नरी लखनऊ, कानपुर एवं गौतम बुद्ध नगर से लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री वाले बयान पर बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती ने जोरदार हमला बोला और कहा कि मैं आगे सीएम या पीएम बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं अपने कमजोर व अपेक्षित वर्गों के हितों में देश का राष्ट्रपति कतई नहीं बन सकती। बसपा प्रमुख ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, सपा मुखिया यूपी में मुस्लिम व यादव समाज का पूरा वोट लेकर तथा कई पार्टियों से गठबंधन करके भी जब अपना सीएम बनने का सपना पूरा नहीं कर सके हैं तो फिर वो दूसरों को प्रधानमंत्री बनने का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं। मैं अपनी जिंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। मुझे ज़बरदस्ती राष्ट्रपति बनाने का जो सपना देख रहे हैं तो उसे इनको भूल जाना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं। जबकि इस मामले में हकीकत यह है कि सपा वाले मुझे देश का राष्ट्रपति बनाने का सपना इसलिए देखते रहते हैं ताकि उनके लिए यूपी का सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाए। एमपी की आम जनता को अब स्वास्थ्य के मामले में और सुविधा मिलने वाली है। दरअसल राजधानी भोपाल में आयोजित 1200 एम्बुलेंस के संचालन के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी 108 संजीवनी ऐप को लोकार्पित तथा 108 संजीवनी एम्बुलेंस एवं जननी एक्सप्रेस के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषण में कहा
कि ये उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार है, उनकी जिंदगी बचाने का अभियान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना संकट पर जीत दर्ज की है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार सुदृढ़ बनाया जा रहा है। आज लोकार्पित की जा रही एम्बुलेंस को पूरे प्रदेश में भेजा जा रहा है। पहले एम्बुलेंस सरकारी अस्पतालों से जुड़े थे, लेकिन अब आयुष्मान योजना के तहत 2 करोड़ 82 लाख नागरिकों के लिए भी ये सेवा उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों में घायल को एम्बुलेंस निःशुल्क अस्पताल ले जाएगी। वहीं मरीज आवश्यकता के अनुसार इस एम्बुलेंस की सुविधा सामान्य किराए पर भी ले सकता है। प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में 196 डायलिसिस मशीनों से निःशुल्क डायलिसिस और डिजिटल एक्सरे की भी सुविधा प्रदान की जा रही है। हर 25,000 की आबादी पर मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोला जाएगा। 2025 तक टीबी मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों की और भी जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।